नमस्ते। आज आप सभी का इस नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगेड़ आज कक्षा बीएड सेकेंड ईयर एवं शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या सेकंड का लिंग पहचान के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि लिंग पहचान क्या होता है। लिंग पहचान जैसे कि नाम से ही हम लोग वो सोच सकते हैं कि लिंग पहचान का अर्थ क्या हो सकता है। तो लिंग पहचान वह होती है जो किसी को पुरुष या महिला होने का बोध कराते हैं। इसका सामाजिक सोच से कोई लेना देना नहीं होता है और यह पहचान किसी विशिष्ट लिंग के लिए विशिष्ट होती है। जन्म लेते ही लैंगिक पहचान अस्तित्व में आ जाती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि लैंगिक पहचान वैसे क्या होता है या लिंग पहचान हम किसे कहते हैं, तो अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसका अर्थ सिर्फ इतना सही होगा कि किसी को पुरुष या महिला होने का जो बोध करवाया जाता है तो वो लिंग पहचान या लैंगिक पहचान कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या है। लिंग पहचान का अर्थ है कि समाज की बदलती परिस्थितियों के बीच पुरुष एवं स्त्री का अपना मूल स्वरूप ही लैंगिक अस्मिता या लिंग पहचान कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बात करते हैं तो लिंग पहचान से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा किसी को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने की समझ से है जो उनके बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है। बिल्कुल, अगर हम लिंग पहचान से नॉर्मल तात्पर्य लेंगे तो वो यही आता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्त्री या पुरुष के उस पहचान या उस अस्मिता से हैं जो उसकी बनावट, उसके व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है। आगे हम बात करते हैं कि ज़्यादातर समाज में स्त्री और पुरुष का विभाजन उनके सौंपे गए कार्य गुणों के आधार पर भी किया जाता है। अगर हम एक बात करते हैं कि लिंग पहचान को हम और किस रूप में देख सकते हैं, तो जो स्त्री और पुरुष का जो विभाजन होता है, उनके जो कार्यों का विभाजन होता है, उनके जो गुणों का विभाजन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लिंग पहचान को समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, यदि कोई कठिन कार्य करना हो तो घर के सदस्य पुरुषों की सहायता लेते हैं। उनके अनुसार स्त्री कठिन कार्यों का संपादन नहीं कर सकती। लिंग पहचान की अवधारणा और लिंग भूमिका की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जिसे व्यक्तित्व को बाहरी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि लिंग निर्धारण को प्रतिबिंबित करता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर कोई कठिन कार्य करना होता है तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि ये तो पुरुष कर सकता है। मान लीजिए कोई भारी सामान उठाना है तो बेसिकली कौन उठाता है? पुरुष। और अगर कोई छोटा मोटा काम करना होता है तो वो कौन करता है? स्त्रियां। स्त्रियों को कभी भी कठिन कार्यों का संपादन करने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन अगर मैं आज के ज़माने की बात करूँ या आज के समाज की बात करूँ तो लड़की लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है और वह हर तरीके का कार्य कर सकती है। आप लोग भी ये मानते होंगे कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। आगे हम देखते हैं कि लिंग पहचान के पहलू क्या क्या हैं। लिंग पहचान का पहलू, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक पहलू किसने दिया, ये किसकी देन थी? तो मनोवैज्ञानिक पहलू की अगर हम बात करते हैं तो लिंग पहचान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विवरण एवं जो विश्लेषण है वो फ्रायड की देन है। बिल्कुल उन्हीं की देन है। फ्रायड ने कहा था कि अस्मिता या पहचान को मानव व्यक्तित्व के विकास की
स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानता है। मैं एक बार लाइन को वापस रिपीट कर रही हूँ। फ्रायड ने कहा था कि अस्मिता मतलब यहाँ पे पहचान को मानव व्यक्तित्व के विकास की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानता है, जो एक विशेष अवस्था में हमारे सामने आती है। ठीक है, इनका मानना था कि अस्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई बालक वैसा बनता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। अस्मिता का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक संरचना के आधार पर होता है। इस प्रकार बालक धीरे धीरे वही जो उसके व्यक्तित्व के घटक निर्धारित करते हैं वो वैसा ही बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई भी बालक, अगर जन्म से कोई बच्चा पैदा होता है, अगर हम उसको इंग्लिश बोलने सिखाएंगे तो उसके व्यक्तित्व में वह चीज़ रहेगी, वो इंग्लिश ही बोलेगा। तो यहाँ फ्रायड ने भी यही चीज़ कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी बालक वैसा ही बनता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, मतलब जो शुरू से उसको सिखाया जाता है वो वैसी ही चीज़ें क्या करता है, अपने अंदर धारण करता है। लैंगिक अस्मिता के संदर्भ में स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज में अपनी पहचान बनाने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के कारण लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक पुरुष और एक महिला दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी अस्मिता या अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो महिलाएं अस्मिता के संकट के दौर से गुजर रही हैं। पुरुष को तो हमेशा वैसे भी उसकी अस्मिता और उसकी पहचान उसको मिल जाती है, लेकिन एक महिला ही होती है जिसको अपनी पहचान बनाने में बहुत वक्त लगता है। वो अपनी अस्मिता को बनाने में बहुत टाइम लगता है उसे। तो महिलाएं अपनी मानसिक संरचना के आधार पर अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं। इस अस्मिता के संकट के लिए मनोवैज्ञानिक कारक यह है कि महिलाएं अपने आप को समाज के नियमों और परंपराओं के अनुकूलन करके अपनी मानसिक संरचनाएं इस प्रकार से बना चुकी है कि वे इसको भी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान चुकी है। जैसे कल वाले वीडियो में हम लोगों ने यही बात की थी कि एक औरत को ऐसी चीज़ों में बांध दिया जाता है कि ना तो वो बाहर का कोई काम कर सकती है, ना वो घर का कोई काम कर सकती है। उनकी पहचान इस तरीके से बना दी जाती है कि उन्हें यही इसी घर का काम करना है, उन्हें इसी घर में रहना है, उन्हें बच्चों की देखभाल करनी है, उनसे परिवार की देखभाल करनी है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को ये सब क्यों लगता है कि एक औरत ही सारे काम करे, पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर पुरुष ये चीज़ें समझने लग जाएंगे ना तो महिलाओं की अस्मिता, उनकी पहचान जल्दी से हमारे सामने प्रकट होगी। मतलब वो अपनी अस्मिता बना सकती है, वो अपनी एक पहचान बना सकती है। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी है कि अपनी अस्मिता की कोशिशों में लगी हुई है, चाहे उन पर कोई भी बंधन क्यों ना हो, लेकिन वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेंगी। अगर मैं कुछ महिलाओं की बात करती हूँ तो बिल्कुल कुछ महिलाएं ऐसी है, अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए उन पर कितने भी बंधन क्यों नहीं लगा दिए जाए, लेकिन वो अपनी अस्मिता को प्राप्त करके ही रहेंगी। एक राइटर के अनुसार मैं ये कहना चाहती हूँ, विलियम जेम्स थे, उनके अनुसार उसकी अस्मिता प्रकट होगी और कहेगी मेरा यथार्थ रूप यह है। मतलब विलियम जेम्स ने कहा था कि एक दिन एक औरत खड़ी होके और एक चीज़ यही बोलेगी कि उसकी अस्मिता प्रकट होगी और कहेगी मेरा यथार्थ रूप यह है। आगे हम बात करते हैं तो हाँ, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम के अंदर मैंने लिखा है मनोवैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष में हमारा आता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाना। अगर बाल्यावस्था से और किशोरावस्था के दौरान अगर एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी वो, तो उनकी अस्मिता जरूर सामने आएगी। लेकिन उनकी जो अस्मिता के संकट है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है वो है भेदभाव, शैक्षिक अवसरों की कमी के कारण हीन भावना की उत्पत्ति। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ही महिला अपनी पहचान प्राप्त कर सकती है। पहचान न मिल पाने की अवस्था में महिलाओं में हीन भावना की उत्पत्ति हो रही है,
बिल्कुल हो रही है। धीरे धीरे उनमें यह अभिवृत्ति बनती जा रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात की जाए या उनके मनोवैज्ञानिक पहलू की बात की जाए तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक महिला को उसकी पहचान या उसकी अस्मिता वो खुद प्राप्त कर सकती है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने आपको एक चीज़ कही थी ना कि बाल्यावस्था में पिता का साया रहता है और शादी के बाद में पति का साया रहता है और वृद्धावस्था के अंदर किसका साया आ जाता है? बेटे का। तो अगर एक महिला अपनी पहचान और अस्मिता खुद बनाएगी ना तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी पहचान खुद बना सकती है। अपनी पहचान बनाएगी तो खुद के नाम से जानी जाएगी वो। तो आगे हम मनोवैज्ञानिक पहलू में यही था कि जिसके अंतर्गत कोई भी बालक वैसा बनता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय पहलू। समाजशास्त्रीय पहलू की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देन किसकी थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। किसने दिया था इसे? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और इनकी जो प्रतिपादित संकल्पना थी वो थी मैं और मुझे। मीड ने ये चीज़ ज़रूर कही थी कि जब व्यक्ति अपने प्रति दूसरों के दृष्टिकोण का उत्तर देता है तब वह मैं शब्द का प्रयोग करता है, और जब वह अपने प्रति दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में अपनी मान्यता व्यक्त करता है तब वह मुझे शब्द का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं की बात कर रही हूँ और मैं वाक्य यह है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ। उपरोक्त वाक्य में प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है और उसे वह अपनी मान्यताओं के आधार पर निर्णित करता है। तो यह मैं शब्द का प्रयोग भी इसीलिए किया गया है कि मैं मतलब व्यक्ति का आंतरिक पक्ष, और उसे अपनी मान्यताओं के आधार पर निर्णित करता है। वो स्वयं के आधार पर बताता है कि मैं बहुत ज्ञानी भी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तो ये सब चीज़ें वो अपने आंतरिक पक्ष के माध्यम से कह रहा है। और अगर हम बात करते हैं मुझे वाक्य की, तो मान लीजिए कोई दूसरा अपनी कहता है कि वह बहुत ज्ञानी है, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह बहुत सुंदर है। तो दोनों वाक्य में आपको अंतर नजर आया? मैं मतलब आंतरिक पक्ष और आपका मुझे मतलब किसी का बाह्य पक्ष। ठीक है। उपरोक्त वाक्य हमारी मान्यताओं को दूसरों के दृष्टिकोण से जानते हैं, यही हमारी पहचान बन जाती है और समाज इसी को स्वीकृत करता है। मान लीजिए अगर मैं अपनी तारीफ खुद ही करूँगी या मान लीजिए कि कोई भी अपनी तारीफ खुद करना चाहेगा तो वो उसका आंतरिक पक्ष होगा। ठीक है। और अगर मुझे शब्द की बात करते हैं अपन लोग, तो मुझे शब्द मतलब ये होता है कि दूसरा अपने बारे में क्या सोचता है, या अगर दूसरा हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है तो हमारी एक पहचान बन जाती है और वो पहचान समाज इसी को ही स्वीकृत करता है। समझ में आया? इसके बाद में मैं बात करती हूँ कि इस आधार पर अगर महिलाएं समाज के स्थितिकरण यानी श्रेणियों में अपना स्थान ढूंढ रही है तो जगह उनके लिए बनी हुई है और उस जगह ये स्थान पर पहुंचकर ही उनको पहचान मिल सकती है। जैसे नीचे एक डायग्राम है, उस डायग्राम को लेके मैं आपको बता रही हूँ कि इस आधार पर अगर महिलाएं समाज के स्थितिकरण, नीचे लिखा हुआ है अस्मिता की प्रक्रिया, इसके कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब किस कारक को देख के वो अपनी पहचान बना सकती है? मनोवैज्ञानिक पक्ष, समाजशास्त्रीय पक्ष और राजनीतिक पक्ष। अगर वो इन तीनों के बारे में जानेंगी या उसे अर्जित करेगी तो वो अपनी अस्मिता की पहचान बना लेंगी। और अगर वो इन तीनों को नहीं जान पाएंगी, मनोवैज्ञानिक पक्ष, समाजशास्त्रीय पक्ष और राजनीतिक पक्ष, तो उनकी अस्मिता या पहचान क्या होगी? संकट में चली जाएगी। तो अगर इस आधार पर हम देखते हैं तो महिलाएं समाज के स्थितिकरण यानी श्रेणियों में अपना स्थान ढूंढ रही है। जो जगह उनके लिए बनी हुई है
उस जगह या स्थान पर पहुंचकर ही वो अपनी पहचान उन्हें मिल पाएगी। लैंगिक अस्मिता से प्रत्यक्ष रूप से समाजशास्त्री पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि आज लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं और पुरुषों की पहचान में व्यापक अंतर देखने को मिल रहा है। समाजशास्त्री कारकों के रूप में परंपराएं और पितृसत्तात्मक समाज जो पुरुषों को केंद्र में लाने पर जोर दे रहा है और महिलाओं को हाशिए में ला रहा है के कारण उनको वो अस्मिता या पहचान नहीं मिल पा रही है जिसके वो लायक है। उनकी पहचान को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम कर रही है और कानूनी संरक्षण उनके अस्मिता के लिए सीढ़ी का काम कर रही है। शिक्षा, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर शिक्षा को माध्यम माना जाए तो लिंग विभेद को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और अगर एक महिला को अपनी पहचान बनानी है तो उसे शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा और उसके लिए महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जैसे महिलाएं जागरूक होती जाएंगी उनकी अस्मिता, उनकी पहचान उनके सामने प्रकट होती जाएंगी। तो आप लोगों के समाजशास्त्री पहलू बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है जो कि मैं और मुझे में भी अंतर करना सिखाता है। मैं मतलब आंतरिक पक्ष और मुझे मतलब बाह्य पक्ष। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक पहलू की। राजनीतिक पहलू क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आज का समाज हमारा विविधता से परिपूर्ण है। इसमें कई प्रकार के समूहों को स्थान प्राप्त हो चुका है, लेकिन सभी समूहों को यथोचित स्थान प्राप्त हो यह एक समस्या है कि सभी समूहों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को अपनी अपनी एक पहचान मिल रही है, लेकिन सभी जातियों को क्या, सभी धर्मों को क्या, सभी वर्गों को उनकी पहचान पूर्ण रूप से मिल पा रही है? तो इस चुनौतीपूर्ण कार्य को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के कारण हासिल किया जा रहा है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्मिता दिलाने में महत्वपूर्ण है। मतलब इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक उसकी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना गया है जो उनको अपनी अस्मिता दिलाने में कार्य करेगा। तो अभी बात करते हैं सभी जातियों, धर्मों, लिंगों को उनकी पहचान देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बिल्कुल है। और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के कारण हासिल किया जा रहा है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में से कई महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्मिता दिलाने में महत्वपूर्ण है। समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय, ये चारों सिद्धांतों का क्रियान्वयन होने की अवस्था में अस्मिता का संकट समाप्त हो सकता है और सभी समूहों को उनकी पहचान मिल सकती है। जैसे कि एक नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि समानता, स्वतंत्रता और अधिकार और न्याय, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अस्मिता की पहचान बना सकता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि वैसे भी राजनीतिक कारण पे भी संकट के बहुत सारे कारण आ चुके हैं। तो समाज में लैंगिक अस्मिता प्राप्त करने में राजनीतिक कारण तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं जो उनको अस्मिता दिलाने में, उनकी पहचान दिलाने में बहुत कार्य कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अस्मिता के संकट के 3 राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला है अपना अल्पसंख्यक होना, दूसरा है अपना परंपरागत वर्चस्व और तीसरा है अपना विशेषाधिकार। तो इन तीनों कारणों में से किसी 1, 2 या 3 कारणों के कारण अस्मिता संकट में पड़ सकती है। लेकिन लैंगिक अस्मिता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है परंपरागत वर्चस्व। भारतीय समाज के संदर्भ में सदियों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण ये परंपरा का रूप ले चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको पितृसत्ता में पढ़ाया था कि एक पुरुष प्रधान देश है और इसी कारण से स्त्रियों को अपनी स्थिति सुधारने का मौका नहीं मिल पाता है। कार्यों के वर्गीकरण को लेकर भी अगर हम लोग देखते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों ही समानता की स्थिति में ही थे, लेकिन श्रम या कार्य के वर्गीकरण के बाद में शक्ति, योग्यता और बुद्धि के नाम पर महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और अधिकार लुप्त होते गए हैं और समुचित न्याय न मिलने के कारण महिलाओं की पहचान फीकी होती जा रही है। पहचान या अस्मिता का वास्तविक अर्थ भी यही होता है कि जो वास्तव में है, इसलिए पहचान कभी खत्म नहीं होती, यद्यपि फीकी हो सकती है जिसे पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
अगर अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर पुरुष की पहचान ही बनती जा रही है और महिलाओं की पहचान हाशिए में चली जा रही है, तो बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल गलत है कि पहचान कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हो सकता है कि वो फीकी पड़ जाती है, लेकिन पहचान कभी ख़त्म नहीं होती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम लिंग पहचान का ये फर्स्ट पार्ट था, आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट के बाद में हम ये बताएंगे कि लिंग पहचान का निर्माण किस तरीके से होता है। और अभी इसका एक और पक्ष है, ये मैं ये कह सकती हूँ कि एक और पहलू है, आर्थिक पहलू, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।